डियर कैंडिडेट्स, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं साक्षात्कार या इंटरव्यू के मनोवैज्ञानिक पक्ष, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द इंटरव्यू। तो साक्षात्कार या इंटरव्यू के बहुत सारे पक्ष होते हैं, जिनमें से आज मैं आपके साथ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट या मनोवैज्ञानिक पक्षों की चर्चा करूंगा। बाकी के पक्षों की चर्चा हम बाद में करेंगे। तो साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए हमें किन चीजों की तैयारी करना चाहिए ताकि आप साक्षात्कार के दौरान बोर्ड को अच्छे से प्रभावित कर सकें। तो इन पक्षों की तैयारी करना चाहिए आपको। साक्षात्कार की वास्तविक अवधारणा की समझ, इंटरव्यू है क्या, अगर यह हमें पता होगा तभी हम सही तरीके से प्रदर्शन कर पाएंगे। मनोवैज्ञानिक समझ क्या है, साक्षात्कार का मनोवैज्ञानिक पहलू, पूरा का पूरा परीक्षण साक्षात्कार का मनोवैज्ञानिक इसमें आधारभूत होता है। बायोडेटा संबंधी संपूर्ण तैयारी करें आप। मुद्दों की समझ का विकास, समसामयिक मुद्दे चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो या स्ट्रेटजिक हो, हर एक मुद्दे पर आपको पूरी समझ होना चाहिए। प्रॉपर फिजिकल अपीयरेंस, आत्मविश्वास व संतुलन बनाए रखने की विधि। परीक्षा के दौरान आप आत्मविश्वास खो देते हैं, संतुलन खो देते हैं, किसी भी उत्तेजित करने वाले विषय पर उत्तेजित होकर बोलने लगते हैं, जो कि बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो कैसे आखिर को हम आत्मविश्वास को बनाए रखें और संतुलन बनाए रखें। प्रस्तुतिकरण की पद्धति, वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए। हम सही बात बोलते हैं मगर सही ढंग से नहीं बोलते हैं, उचित शब्दों का चयन नहीं कर पाते हैं। ये सारी की सारी समस्याएं हमारे साक्षात्कार को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए इन तमाम चीजों की तैयारी अगर हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा साक्षात्कार वैसा जाता है जैसा कि हम चाहते हैं और फिर हम सफलता का सुख भोगते हैं। तो आज मैं आपसे इन्हीं चीजों पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। सबसे पहले कि आखिर को आपको किन मुद्दों की तैयारी करना चाहिए। याद रखिए कि अब साक्षात्कार के दौरान इश्यूज या मुद्दे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपका जो डैफ हुआ करता था उसमें बहुत परिवर्तन हो गए हैं और डैफ से बनने वाले बहुत सारे प्रश्न अब नहीं बनते हैं। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ पर, आपके पिताजी के ऊपर या आपकी कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो सब अब नहीं बन पाएंगे। और इसलिए अब जो इश्यूज या मुद्दे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं। तो किन मुद्दों की तैयारी आपको साक्षात्कार के लिए करना चाहिए। यूसीसी हो जाता है, वक्फ संशोधन अधिनियम, पूजा स्थल अधिनियम। वक्फ और पूजा स्थल अधिनियम कैसे एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, इस पर भी बात हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर, आपातकाल, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल ईरान, रूस यूक्रेन संबंध और इनके युद्ध, कश्मीर समस्या पुनः महत्वपूर्ण हो गई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, मणिपुर समस्या, कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों पर पहचान पत्र लगाने का मुद्दा, परिसीमन जो कि अभी हमारे जनगणना के बाद होगा, वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। भारत पाकिस्तान के संबंध भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसी प्रकार से भारत चीन संबंध, भारत ईरान, भारत इजराइल, टैरिफ जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति एक हथियार की तरीके से उपयोग में ले रहे हैं, उसके ऊपर किशोर अवस्था के विद्यार्थियों में आत्महत्या की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, कभी भारत विश्व गुरु है या था, है ना, कैसे बन सकता है, क्या हो सकता है, इन पर धर्मांतरण का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, जनगणना होने जा रही है, जाति जनगणना, ऐसे बहुत सारे मुद्दे इस वक्त महत्वपूर्ण हैं जिन पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और इनकी आपको पूरी तैयारी कर लेना चाहिए। मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैं आपसे इन मुद्दों के ऊपर अलग अलग तैयारी कराऊंगा।
एक एक मुद्दे पर मैं वीडियो डालूंगा या फिर लाइव क्लासेस लूंगा। तो ये सारी की सारी तैयारियां हमको करना है। अब हम आपसे इस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि साक्षात्कार होता क्या है। साक्षात्कार, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंटरव्यू जो हुआ करता है वो इंटर और व्यू दो चीजों से मिलकर के बनता है। इंटर का मतलब आंतरिक, व्यू मतलब दृष्टिकोण। एक अभ्यर्थी का वो आंतरिक दृष्टिकोण परखा जाता है जो कि लिखित परीक्षा के माध्यम से ज्ञात नहीं हो पाता है। अव्यक्त पक्ष, हिडन एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, इनका परीक्षण ही साक्षात्कार है, आंतरिक दृष्टिकोण। और इसे तकनीकी भाषा में सॉफ्ट स्किल कहते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के दो पक्ष हुआ करते हैं, एक हार्ड स्किल और दूसरा सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि जैसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हुआ करता है। अगर कंप्यूटर में कलर प्रिंटर है और उस कलर प्रिंटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है तो कलर प्रिंटर कोई काम नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से हार्ड स्किल का मतलब हो जाता है कि व्यक्ति के पास जो भौतिक ज्ञान हुआ करता है, पुस्तकीय ज्ञान, जो संविधान का ज्ञान हो सकता है, कानून का ज्ञान हो सकता है, इतिहास का, भूगोल का, राजनीति का, ये तमाम ज्ञान, इसे हम कहते हैं हार्ड स्किल। अब व्यक्ति का इस ज्ञान के आधार पर जो निर्णय होगा वो उसकी सॉफ्ट स्किल से प्रभावित हुआ करता है। सॉफ्ट स्किल जैसे कि हमारे इमोशंस, हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे आचार विचार, हमारी नैतिकता, हमारे अंदर उपस्थित दया, करुणा, कमिटमेंट, ईमानदारी, ये सब चीजों को हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट स्किल कहते हैं। क्योंकि मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी भी है, मनुष्य एक मानसिक प्राणी भी है। हम देखते हैं कि भावनाओं में बहकर के व्यक्ति बड़े से बड़े काम कर जाते हैं। अभी इंदौर की ही एक लड़की ने एक भावनात्मक मुद्दे पर अपने पति की हत्या कर दी, दूसरे शहर ले जाकर के। तो चूंकि जो व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी बनता है उसे बहुत अधिक सत्ता प्राप्त होती, शक्ति प्राप्त होती है, वो उस सत्ता और शक्ति का प्रयोग कैसे करेगा ये निर्भर करता है उसके सॉफ्ट स्किल पर। अगर उसके अंदर करुणा होगी, ईमानदारी होगी, संविधान के प्रति कमिटमेंट होगा, तो वो अपनी इस सत्ता, इस शक्ति का प्रयोग संविधान के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कानून के अनुसार करेगा। और अगर उसके अंदर बेईमानी होगी, व्यक्तिवाद उसके ऊपर हावी होगा, तो वो इन चीजों का दुरुपयोग भी कर सकता है। इसलिए साक्षात्कार में सॉफ्ट स्किल का परीक्षण किया जाता है। एक सिविल सर्वेंट के लिए आवश्यक सॉफ्ट स्किल क्या होती है, इसकी आपको समझ होनी चाहिए और उसी का परीक्षण साक्षात्कार में किया जाता है। जैसे कि यहां पर आप लिखा देख सकते हैं, दया, करुणा, नैतिकता, है ना, भावनाएं आदि, इन सब चीजों का परीक्षण किया जाता है। तो साक्षात्कार में करते क्या हैं हम? वार्तालाप के माध्यम से आपके व्यक्तित्व के इस सॉफ्ट स्किल का परीक्षण किया जाता है। अगर कोई पूछे कि क्या आप ईमानदार हैं, हर व्यक्ति कह देगा मैं ईमानदार हूं। क्या आप परिश्रमी हैं? हां, मैं परिश्रमी हूं। तो व्यक्ति के पूछने से नहीं, आपके साथ वार्तालाप की प्रक्रिया में आप जो उत्तर देते हैं उन उत्तरों से साइकोलॉजिकली डायग्नोज किया जाता है कि व्यक्ति का सॉफ्ट स्किल क्या हुआ करता है। और इसलिए हमेशा उत्तर देते समय इस चीज का ध्यान रखना चाहिए छात्र को कि उसके द्वारा दिए गए उत्तर से उसके व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्षों पर प्रकाश पड़े या उसके व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्ष उभर करके सामने आए। उदाहरण के लिए अगर आपसे पूछा जाता है, कोई प्रश्न पूछा गया और आपको उसका उत्तर नहीं पता है, अब क्या होगा? तो उत्तर ना पता होने पर आपको विनम्रता से इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि आपको उत्तर नहीं पता है और क्षमा मांगे कि श्रीमान जी मुझे पता होना चाहिए लेकिन मुझे पता नहीं है। और जब आपने ये कहा, इससे आपके व्यक्तित्व के कुछ पक्षों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव तो यही पड़ता है कि आप कंफ्यूज नहीं हैं,
आपको पता है स्पष्टता के साथ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता। दूसरी बात, आपको नहीं पता है, आप अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को स्वीकार करता है वो अपनी कमजोरी को दूर भी करता है, अर्थात उसमें सुधार की और विकास की संभावनाएं उपस्थित होती हैं। इसलिए पता न होने पर जब हमने कहा कि क्षमा चाहता हूं मुझे इसका उत्तर नहीं पता, तो आपने अपने व्यक्तित्व के इन पक्षों पर सकारात्मक प्रभाव डाल दिया कि कि मैं एक क्लियर कट व्यक्ति हूं, कंफ्यूज नहीं हूं, अपनी कमजोरी को स्वीकार करता हूं और उसे दूर करने का भी मेरे अंदर गुण जरूर है। अगर आपने पता ना होते हुए भी उत्तर देने की कोशिश की तो इसके कुछ नकारात्मक अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ तो यही निकल सकता है कि इस छात्र को या इस कैंडिडेट को पता ही नहीं है कि इसे इसका उत्तर नहीं पता, अर्थात वो कंफ्यूज है, और कंफ्यूज व्यक्ति को हम क्यों बनाएं। दूसरा यह हो सकता है कि ये जानता है कि इसे नहीं पता, मगर फिर भी अपनी कमजोरी अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और जो व्यक्ति कमजोरी या गलती को स्वीकार नहीं करता है उसके विकास की कोई संभावना नहीं होती है। पता ना होना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं होता है, सर्वज्ञानी नहीं होता है। हम भगवान नहीं है कि सब कुछ पता हो। पता नहीं है, पता किया जा सकता है, मगर स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए पता ना होने पर हम कहें विनम्रता से हमें नहीं पता है। वो आपसे कह सकते हैं कि अपना परिचय दीजिए, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, क्या बताना है। कई बार छात्र पूरी रामायण बघारने लगते हैं, फलाने गांव से हूं, फलाना ये किया वो किया, है ना, ये मेरे पिताजी ये करते हैं। अपना परिचय, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मतलब आपका नितांत व्यक्तिगत परिचय। आप जैसा देख सकते हैं कि आने वाले जो नए डेव फॉर्म्स हैं उनमें भी इसी प्रकार से चीजें लिखी हैं, किसी दूसरे का परिचय उसमें शामिल ही नहीं है। तो आपको बता देना चाहिए कि मेरा नाम क्या है, मेरा निवास क्या हुआ करता है, मेरी शिक्षा क्या है, मेरी अभिरुचि है, इतना ही अपना परिचय हो जाता है। वो अगर पूछे तो बताइए आपके पिताजी क्या करते हैं, ये सब बताने की आवश्यकता परिचय में नहीं होती है कि किस संस्थान से आपने ग्रेजुएशन किया है, कहां से आपने क्या किया है। क्योंकि सरकार के लिए औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त डिग्री का मूल्य बराबर हुआ करता है। इसलिए आपने बता दिया कि मैंने बीएससी किया है, बीए किया या बीई किया है, या मैंने एमबीए किया है, या मैंने बीबीए किया है। जो भी किया है वो बता दीजिए, कहां से किया ये बताने की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। फिर साक्षात्कार के दौरान क्या न बताएं, क्या बताना है, इसी के साथ ही जानना भी बहुत जरूरी है कि क्या ना बताएं। मॉक इंटरव्यूज में मैं देखता हूं कि बहुत सारे छात्र जब अपना मॉक देने आते हैं तो अपने परिचय से जुड़े हुए बहुत सारे पक्षों को महिमा मंडित करके बता देते हैं। उदाहरण के लिए कोई कह देता है कि मैं देवी अहिल्या की नगरी इंदौर से आया हूं, कोई कहेगा मैं संस्कार धानी जबलपुर से आया हूं, कोई कहेगा मैं मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय सागर में पढ़ा हूं, कोई कहेगा मैं सर्वश्रेष्ठ, है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज जीएसटीआईएस से पढ़ा हुआ। इन सब चीजों का कोई महत्व तो नहीं है, ये आपके व्यक्तित्व पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं डालते, वरन उल्टा नकारात्मक प्रभाव ही डालते हैं। क्यों? वो इसलिए कि अहिल्या की नगरी इंदौर या संस्कार धानी या सागर विश्वविद्यालय ये सब आपकी विशेषता नहीं है, इनका आपके व्यक्तित्व से संबंध नहीं है, ये उन स्थानों की विशेषताएं हैं जहां से आपका कोई संबंध है। और परीक्षण स्थान का नहीं हो रहा है, आपके व्यक्तित्व का हो रहा है। एक बात तो ये हो जाती है। दूसरी बात ये हो जाती है कि क्या आप दूसरे व्यक्तित्वों और दूसरे स्थानों से स्वयं को जोड़कर बोर्ड को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति सागर विश्वविद्यालय से नहीं पढ़ा, किसी ने प्राइवेट ग्रेजुएशन किया है, तो क्या उसे अयोग्य मान लिया जाएगा? आप इसलिए इस प्रकार की किसी भी प्रकार का महिमा मंडन न किया जाए। महिमा मंडन आपके लिए आपके व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, और इन चीजों से बिल्कुल बचें।
अब मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं साक्षात्कार में अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने की आपकी योग्यता का परीक्षण होता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि साक्षात्कार के मनोवैज्ञानिक पहलू, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हमारा विषय है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक पक्ष होते हैं राज्य सेवा परीक्षा में जिनका परीक्षण किया जाता है। इनका परीक्षण किया क्यों जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि एक प्रशासनिक अधिकारी को अपने प्रशासनिक जीवन में अनेक ऐसी अनप्रेसिडेंशियल परिस्थितियों या अप्रत्याशित या अनएक्सपेक्टेड परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में उसने सोचा नहीं होता था। अब अगर आपने कुछ सोचा नहीं और वो हो रहा है, उस स्थिति का सामना अगर आप सहज रहते हुए कर लेते हैं तो फिर आप एक योग्य प्रत्याशी हैं। और अगर अप्रत्याशित परिस्थितियों में आप डगमगा रहे हैं, आप अपना संतुलन खो रहे हैं, तब आप एक अच्छे प्रत्याशी नहीं होंगे। और इसलिए वो खुद आपके सामने कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों को क्रिएट करते हैं साक्षात्कार के दौरान, और उन परिस्थितियों का सामना आप कैसे करेंगे, इसी का परीक्षण होता है। अब हम आपको अगर देखते हैं कि वो क्या हो सकती हैं वो परिस्थितियां, देखिए साक्षात्कार के दौरान बोर्ड के एक सदस्य ने आपने एक प्रश्न पूछा है और आप पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। इतने में आप देखते हैं कि सारे के सारे बोर्ड मेंबर्स आपस में बात करने लगते हैं, डिस्कशन करने लगते हैं। ऐसा होता है कभी कभी। किसी का भी ध्यान आपके द्वारा दिए जा रहे उत्तर पर नहीं होता है। यहां तक होता है कि कभी कभी प्रश्न पूछने वाला बोर्ड मेंबर बोर्ड से उठ करके चला जाता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूं, और वो आपस में व्यस्त हैं, बात कर रहे हैं, आपको नहीं देख रहे हैं। अब छात्र यहां पर बड़ी दुविधा में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं, ये सुन नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, और मैं पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना जारी रखूं कि रुक जाऊं, कि जब ये मेरी ओर ध्यान दे तब मैं उत्तर दूं, या मैं उत्तर देना जारी रखूं, या मैं उनसे कहूं कि श्रीमान आप मेरी ओर ध्यान दीजिए। यहीं पर छात्र का रिदम गड़बड़ा जाता है। अगर आपका रिदम गड़बड़ा गया, आपका साक्षात्कार बिगड़ रहा है। करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए कि आपको पूर्ववत अपना उत्तर जारी रखना चाहिए। क्यों? वो तो सुन ही नहीं रहे हैं। असली साक्षात्कार तो यही है, क्योंकि व्यक्तित्व का परीक्षण है, ज्ञान का परीक्षण नहीं है। ज्ञान का परीक्षण तो आपका हो चुका है मुख्य परीक्षा में। वो ये देखना चाहते हैं कि एक अप्रत्याशित परिस्थिति आपके सामने आ गई, अब आप क्या करते हो। बाह्य परिस्थिति से अप्रभावित रहते हुए आप अपना काम जारी रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक अच्छे प्रत्याशी हैं। बोर्ड ने आपको एक काम दिया, आप अपना काम करें। वे आपको ऑब्जर्व करें या ना करें, ये उनका इश्यू है, आपका नहीं है। आपके अधिकार क्षेत्र में अपना काम करना है, सो आप करते रहें, वे देखें या ना देखें। अगर आप करते रहते तो आपने प्रभावित कर दिया है बोर्ड को, और अगर आप रुक गए या कुछ और करते हैं तो आप अपने इंटरव्यू को बिगाड़ रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप अधिकारी बन गए और आपके उच्च अधिकारी ने आपको एक काम सौंपा, क्या इसलिए आप काम नहीं करेंगे कि कोई आपको सुपरवाइज नहीं कर रहा है, कोई आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, कोई हमें देखे ना देखे, हम हमारा काम पूर्ण मनोयोग से, बिना किसी दबाव के, बिना बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित हुए करते हैं। ये एक अच्छे प्रत्याशी का गुण होता है, और इसको आप प्रदर्शित करें। बिल्कुल भी शांतचित्त रहते हुए अपना उत्तर जारी रखें। इसी प्रकार से साक्षात्कार के दौरान कभी कभी यह भी हुआ करता है कि आपसे एक प्रश्न पूछा गया है और आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उत्तर अभी अधूरा है कि बोर्ड का दूसरा मेंबर आपसे एक प्रश्न पूछ देता है। अब आपको लगता है कि यार अभी मैंने पहले प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं कर पाया है और ये दूसरा प्रश्न पूछ लिए हैं।
अब कंफ्यूज होता है छात्र कि क्या मुझे पहले प्रश्न का उत्तर पूरा करना चाहिए, इसके बाद में दूसरे प्रश्न का उत्तर दूं, या पहले प्रश्न को यहीं अधूरा छोड़ दूं और दूसरा उत्तर शुरू कर दूं, या मुझे इस दूसरे मेंबर से कहना चाहिए कि श्रीमान जी पहले मैं इनके प्रश्न का उत्तर दे दूं, इसके बाद आपको संतुष्ट करूंगा। कंफ्यूज हो जाता है छात्र। करना क्या है? करना यह है कि आपको तुरंत दूसरे उत्तर को शुरू कर देना है। पहले प्रश्न को वहीं पर अधूरा छोड़कर दूसरा उत्तर शुरू कर दीजिए। क्यों? वो इसलिए कि वे आपसे आधा उत्तर सुनना चाहते हैं, पूरा उत्तर सुनना चाहते हैं, या उत्तर रिपीट करना चाहते हैं, ये उनका विशेषाधिकार है। वो कितने से संतुष्ट हों और ना हो, ये उनका विशेषाधिकार है। आप परीक्षा देने गए, याद रखिए साक्षात्कार एग्जाम है। वे कितना उत्तर सुने कितना ना सुने उनका अधिकार है, और इसलिए आप तुरंत दूसरा उत्तर शुरू करते। अब आप इसको ऐसे भी समझ लें कि आप एक अधिकारी बन गए हैं और आपके उच्च अधिकारी ने आपसे कहा है कि आप जनगणना का काम करवाइए। अब आप जनगणना का काम करवा रहे हैं, आपको काफी अच्छा लग रहा है। जनगणना का काम अधूरा है कि इतने में आपके उच्चाधिकारी ने आपसे कहा कि जनगणना का काम बंद छोड़ दीजिए आप और पशुगणना शुरू कर दीजिए। क्या आप ये कहेंगे कि श्रीमान पहले मैं जनगणना पूरी कर दूं क्योंकि अधूरा है काम, इसके बाद मैं पशुगणना करूंगा? बिल्कुल नहीं। ये देखना आपके उच्चाधिकारी का काम है कि वो पूरा है अधूरा है, वो कैसे करवाए, किससे करवाए। आपको जो दिया गया आप उसका पालन करें, अर्थात अनुशासन का पालन कीजिए। इसलिए तत्काल दूसरा प्रश्न पूछने पर पहले प्रश्न का उत्तर वहीं अधूरा छोड़ दें और नया उत्तर शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं बिना विचलित हुए तो आप बोर्ड को प्रभावित कर लेते हैं। साक्षात्कार के दौरान अब हम देखें आप साक्षात्कार देने गए, वहां आपसे बैठने को ही नहीं कहा गया। क्या किया है ना? आप खड़े हैं, वो आपसे सवाल शुरू कर दिए। अब हमको बड़ा है ना ऑकवर्ड फील हो रहा है। एक और अप्रत्याशित स्थिति, अनप्रेसिडेंशियल सिचुएशन। आपके मित्रों ने आपसे कहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि पूछ कहते नहीं है और आप अधिकारी बनने गए हो। इसका मतलब अगर आपसे नहीं कहा है कि बैठिए तो आपका व्यक्तित्व प्रभावी नहीं लग रहा उनको, और इसलिए आप बिना कहे ही कुर्सी लेकर के बैठ जाइए। या कुछ लोग आपसे कहेंगे कि नहीं आप पूछ लेना कि क्या मैं बैठ सकता हूं, और फिर आप बैठ जाइए। खड़े खड़े उत्तर ना दें क्योंकि आप अधिकारी हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यह सिर्फ आपको अप्रत्याशित परिस्थिति में डालकर आप उसका सामना कैसे करते हैं इसका परीक्षण है। अगर वो खड़े खड़े ही आपका इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप खड़े खड़े विनम्रता से सहज रहते हुए आप उनके उत्तर देना शुरू कर देंगे तो वो समझ जाएंगे कि अप्रत्याशित परिस्थिति का सामना करने की क्षमता आपके अंदर है और आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं। सीधी सी बात है कि आप इंटरव्यू देने गए हैं, वो आपका इंटरव्यू कैसे लें, खड़े खड़े या बैठकर? और अभी आप अधिकारी हैं नहीं, आप एक विद्यार्थी एक छात्र हैं जो कि परीक्षा दे रहे हैं। वो कैसे परीक्षण करें उनका विशेषाधिकार है। और इस प्रकार से सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके साक्षात्कार न बिगाड़ें, खड़े रहें। और फिर आप ये समझिए, अगर आपने पूछा कि क्या मैं बैठ सकता हूं, वो आपसे पूछ लेंगे क्यों बैठना चाहते हैं। आप क्या जवाब देंगे कि आप थक गए, 2-4 मिनट आप खड़े रहे तो आप थक गए। आप कैसे प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे? रात रात भर जागना पड़ता है, कई विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। दंगों के समय
बाढ़ भूस्खलन के समय रात रात भर, कई की दिन तक रात दिन जागना पड़ता है अधिकारी को, और आप तो 2 मिनट में साहब थक गए, आपको बैठने को चाहिए। तो ऐसी बातों से प्रभावित ना हो, बिल्कुल लॉजिकल वे में बिहेव करिए, तो खड़े खड़े उत्तर दीजिए, आप प्रभावित करेंगे बोर्ड को। इसी तरीके से आप साक्षात्कार देने के लिए गए हैं, अब साक्षात्कार के दौरान एक और परिस्थिति हो जाती है कि साक्षात्कार बोर्ड के एक मेंबर ने आपसे प्रभावित होकर अपना हाथ आगे कर दिया है, वेरी गुड, हाथ मिलाइए। अब आप क्या करेंगे? हमारे यहां बहुत सारे लोग कहते हैं कि बड़ों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, कुछ कहते हैं उनने कहा है तो मिला लेना चाहिए। क्या करेंगे? यह भी एक मनोवैज्ञानिक समझ से जुड़ा हुआ प्रश्न है, एक परिस्थिति है। अगर बोर्ड के मेंबर ने आपसे मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, तो कोई कहेगा कि हाथ मिला लो, कोई कहेगा मत मिलाओ, कोई कहेगा कहिए सर हम इस योग्य नहीं है कि आपसे हाथ मिलाएं। आपको हाथ मिलाना है, लेकिन कैसे मिलाना है? आप अपनी सीट से खड़े हों और झुकें और विनम्रता से हाथ मिलाएं, झुककर विनम्रता से हाथ मिलाएं, और हाथ मिलाने के बाद कहें कि इस सम्मान के लिए धन्यवाद। क्यों? वो इसलिए, हाथ मिलाना समानता के संबंध का सूचक होता है। किसके? समानता के संबंध का। इंटरव्यू बोर्ड आपसे बड़ा है, और वो अगर अपनी तरफ से आपसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा रहा है, तो आपको उनके द्वारा दिए गए सम्मान को स्वीकार करना है। अगर आपने कहा कि मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, आपने ये निर्णय लिया, इसका मतलब ये होगा कि आप बोर्ड को इस लायक नहीं समझते हो कि उनके द्वारा दिए गए सम्मान को स्वीकार करें। हम देखते हैं कि अगर किसी ने आपको सम्मान दिया और अगर आप उसे अस्वीकार करते हो, तो सम्मान देने वाले का अपमान माना जाता है, और इसलिए आप हाथ मिलाएं। मगर जब भी हम बराबरी वाले से हाथ मिलाते हैं तो सीधे सतर होकर के मिलाते हैं, यूं, इस कंडीशन में। अपने से छोटे से भी यूं हाथ मिलाते हैं, लेकिन जब भी किसी बड़े के द्वारा छोटे की ओर हाथ बढ़ाया जाता है, तो छोटे को उससे हाथ अवश्य मिलाना चाहिए, मगर हाथ झुककर और विनम्रता से मिलाया जाता है। क्यों? आपने छोटे होते हुए भी मुझे बराबरी का सम्मान दिया, और मैं इस सम्मान को विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं, इसलिए झुक करके हाथ मिलाइए। तो हाथ मिलाने की बात हो जाती है। अब तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आपके सामने साक्षात्कार के दौरान प्रस्तुत होंगी। आप इन परिस्थितियों के ऊपर ढंग से काम करें। हमने बताया कि जो इश्यूज हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस वक्त, और आप इन इश्यूज की तैयारी करें। मैं भी इन तमाम इश्यूज पर यहां पर वीडियोस डालूंगा और कुछ लाइव क्लासेस भी लूंगा, और आप उन क्लासेस को देखें, लाभ उठाएं। अगर आप भी किसी स्पेशल इशू पर डिस्कशन चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली क्लास तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।